नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो क्लास हम लेकर आ गए हैं। बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व कुछ हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। दोस्तों, बतानी है कि परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, किसी परितंत्र में, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को जो नियमित करते हैं वो ताप भी करते हैं, मृदा की नमी भी और अपरद की प्रकृति भी। अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये सभी क्या है दोस्तों, अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन एक प्राथमिक क्या है, उपभोक्ता है। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि खाद्य श्रृंखला में दोस्तों जो शाकाहारी होता है वही प्राथमिक उपभोक्ता होता है। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बकरी, क्योंकि दोस्तों बकरी जो है शाकाहारी होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे बकरी, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे और इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता की परख निबंध के लेखक कौन है। कविता की परख नामक निबंध के लेखक, तो आप लोग याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, कविता की परख निबंध के लेखक कौन है, तो आप सभी याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों मेंडल ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आप लोग याद रखेंगे मेंडल ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बतानी है, तो आप लोग याद रखेंगे पद्मावत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पद्मावत की रचना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी ने, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। दोस्तों, बतानी है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, अर्थात उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आप लोग याद रखेंगे लोहा, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे दोस्तों उन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, वो लोग इस धातु से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास के पदों का संग्रह है। दोस्तों, बतानी है कि कबीरदास के पदों का संग्रह कौन सा है, वो रचना कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे बीजक, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बीजक रचना है ये कबीरदास के पदों का क्या है, संग्रह है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे महानदी पर, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। किस राज्य में, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा राज्य में।
ये भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा महानदी। महानदी पर ओडिशा राज्य में, यहीं पर दोस्तों हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। तो बतानी है कि कब किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति के प्रति, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों बतानी है कि नीति आयोग इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान दोस्तों 32 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 32 ग्राम होता है, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इस क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं जो दोस्तों बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित बंदरगाह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुंबई बंदरगाह क्या है दोस्तों? भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? दोस्तों बतानी है कि महात्मा बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? उपदेशों की भाषा क्या थी? तो आप लोग याद रखेंगे पाली, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न भाषा के बारे में पूछे दोस्तों तो आप लोग उसे पाली भाषा ही याद रखेंगे, पाली भाषा में ही जवाब देंगे, पाली भाषा ही क्या करेंगे? आंसर देंगे। दोस्तों बुद्ध के उपदेशों की जो भाषा क्या थी? तो वो थी पाली भाषा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के दोस्तों रचना करने वाले कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे कौटिल्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे कौटिल्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसलय का पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों बताने है कि किसलय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे कोमल पत्ता, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, किसलय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे कोमल पत्ता, ऑप्शन डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? नहीं है दोस्तों, ये बतानी है कि इनमें से कौन सा एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। ये क्या है दोस्तों? ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप सभी को पता होगा, संज्ञा पढ़े होंगे। जो मुंशी प्रेमचंद है दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद जो है दोस्तों, ये एक खास व्यक्ति हैं। तो ये क्या हो गए? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। बाकी तीनों, लेखक, छात्र और राज्य, ये तीनों दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि ये तीनों क्या हो रहा है? पूरी जाति का बोध हो रहा है। ये तीनों दोस्तों पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद हैं, ये किसी खास व्यक्ति से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ये दोस्तों क्या है? जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संत शिरोमणि किन्हें संबोधित किया जाता है? यानी कि संत शिरोमणि के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे संत रविदास जी को, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, संत रविदास जी को संत शिरोमणि के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को बताने कि किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो आप लोग याद रखेंगे उदयन ने, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, उदयन पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, उदयन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? दोस्तों बतानी है कि नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ये किस लिए प्रसिद्ध था विश्व भर में? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, बौद्ध धर्म दर्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विडंबना का समानार्थक शब्द क्या होगा? दोस्तों बतानी है कि विडंबना का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे उपहास, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, विडंबना का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे उपहास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? देखिए दोस्तों, जाइलम ऊतक बताने है कि पौधों में किस पदार्थ का संवहन करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ये जल का संवहन करता है, यानी कि पानी का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो पौधों में जाइलम ऊतक होता है दोस्तों, ये किस पदार्थ का संवहन करता है? तो ये दोस्तों पानी का संवहन करता है, अर्थात जल का संवहन करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? देखिए दोस्तों बताने हैं कि एंजाइम जो है ये मूल रूप से क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ये दोस्तों प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन होते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विष के दांत किनकी रचना है? देखिए दोस्तों, विष के दांत बताने हैं कि ये रचना किनकी है? तो आप लोग याद रखेंगे नलिन विलोचन शर्मा के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विष के दांत किनकी रचना है? तो आप लोग याद रखेंगे नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट। तो आप लोग याद रखेंगे वेबर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे वेबर होता है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? जी हाँ दोस्तों, शुष्क सेल का एनोड बताने हैं कि वो किससे बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट से, यानी कि कार्बन से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट से, यानी कि कार्बन के अपरूप से बना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? दोस्तों बतानी है कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। आप सभी को पता होगा कि जो स्टेनलेस स्टील है दोस्तों ये क्या है, एक मिश्र धातु है। तो बतानी है कि इस मिश्र धातु में कौन कौन से धातु होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे लोहा, क्रोमियम और कार्बन। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोहा, क्रोमियम और कार्बन ये क्या है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा अर्थात कलेक्टिव नाउन का एक उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संगठन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संगठन दोस्तों समूहवाचक संज्ञा का इसमें एक उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? दोस्तों बताने हैं कि टाइटन जो है ये किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आप लोग याद रखेंगे शनि ग्रह का, यानी कि सैटर्न का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो आप लोग याद रखेंगे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दोस्तों प्रथम कानून मंत्री थे स्वतंत्रता के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जनरल इंग्लिश है, यानी कि सामान्य इंग्लिश व्याकरण से है, ग्रामर से है। प्रश्न है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। कह रहा है कि दोस्तों हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन का चूज करना है, यानी कि प्रीपोजिशन बताने हैं कि इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन कौन सा होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं। दया इज सफरिंग फीवर। यहाँ पे दोस्तों क्या है, दया इज सफरिंग फीवर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बताने कि इसमें जो सुटेबल प्रीपोजिशन होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका हिंदी करते हैं। दया इज सफरिंग फीवर, इसका हिंदी क्या होगा, जो दया है ये बुखार से क्या है, पीड़ित है। सफरिंग का मतलब क्या होता है, पीड़ित होना। फीवर का मतलब बुखार। और दया क्या है, यहाँ पे दोस्तों एक नाउन है, संज्ञा है। तो यहाँ पे हमारा जो सुटेबल प्रीपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉम, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि दया जो है बुखार से पीड़ित है। तो हमारा जो सुटेबल प्रीपोजिशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्रॉम। दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप सभी याद रखेंगे अच्छे से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर से क्या तात्पर्य है? जी हाँ दोस्तों, आम्र वर्षा, देखिए दोस्तों मैंगो सावर से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है दोस्तों। आम्र वर्षा इसे कहा जाता है। बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा अर्थात मैंगो सावर कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए कुछ महत्वपूर्ण समान ज्ञान, सामान्य विज्ञान व हिंदी के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
और हाँ दोस्तों, कमेंट में आप लोग अपना फीडबैक हमें ज़रूर देंगे कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।